हेलो बच्चों, देखो आज हम सीख रहे हैं कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, और ग्राफ भी सीखेंगे ओम्स लॉ का। माय नेम इज़ नवीन अरोरा और स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। बच्चों पिछले डेरिवेशन तुमको सिखाया था मैंने कि जो ओम्स लॉ इसका प्रूफ सिखाया था, ऐसा आया था कि V अपॉन I इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ऐसा भी आया था यहाँ पर V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अगर एग्जैक्ट तुम देखोगे यहाँ पर तो V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर ऐसा आया था असली में ml अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ इंटू ए, ऐसा आया था। इसको मैंने R लिखा था यहाँ पर। और तुमसे ने पूछा था अगर मैं वोल्टेज डबल करूंगा तो कई बच्चों ने आंसर दिया था रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। बट वोल्टेज डबल करने पर रेजिस्टेंस डबल नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं वोल्टेज डबल करता हूं तो करंट भी डबल हो जाएगा, और करंट भी डबल हो गया तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 और 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर R। तो तुमने पूछा सर बताओ अगर रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो असलियत में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये आया था। यहाँ पर ये m था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो फिक्स है। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये भी फिक्स है। अब बाकी सब चीज़ें बची ना, इन पे डिपेंड करेगा। कैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि V अपॉन I जो था वो इतना आया था, इसको हमने R लिखा था। इसको हमने क्या लिखा था R, मतलब जो R की वैल्यू थी वो ये थी V अपॉन I कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को R लिखा था, मतलब इसके बदले R लिखा था, तो ml अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ इंटू ए। तो m और e तो कांस्टेंट है, बचा L। तो पहली चीज लेंथ, तो तुम्हें दिख रहा होगा जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अच्छा, रेजिस्टेंस का मतलब ये भी होता है टक्कर कितनी हो रही है, नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हो रहे हैं, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक चला, तो रास्ते में उसने कितनी बार टक्करें करी, 10 टक्कर करी, फिर बाद में 50 टक्कर करी, तो 10 टक्कर में रेजिस्टेंस कम मिला, और ज़्यादा टक्कर करेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। असली में रेजिस्टेंस जो डेवलप होता है इट इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटम। तो रास्ते में टक्कर आ रही है, टक्कर हो रही है, उस टक्कर से क्या इंटरप्शन रास्ते में आया, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और यहाँ फॉर्मूले से ही प्रूव हो रहा है कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। तुम सोचो, देखो एक छोटा कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले, हाँ भाई चले, तो रास्ते में कुछ रेजिस्टेंस मिला, यस सर मिला। अगर इस कंडक्टर को हम बड़ा ले लेते हैं, बहुत बड़ा कंडक्टर ले लेते हैं, अगर मैं कंडक्टर बड़ा ले लूँ तो अभी इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचने में जब पहुँचेगा और बाहर निकलेगा तो बीच में टक्करें ज़्यादा होंगी, और अगर टक्करें ज़्यादा होंगी तो रेजिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा, ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस पहली चीज़ इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एक तो ये होता है। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो देखो यहाँ दिख रहा होगा रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बेटा अगर तुम वायर को मोटा कर दोगे, जैसे अभी मान लो तुम एक पाइप में से घुस के जा रहे हो, कुछ रेजिस्टेंस होगा, पाइप अगर बड़ा कर दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घुसने वाला बड़ा कर दो, तो आपको रेजिस्टेंस कम मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पर कंडक्टर का एरिया अगर बड़ा कर दें तो रास्ते में टक्करों की संख्या भी कम हो जाएगी, टक्करों की संख्या कम होगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, तो तुम्हें दिख ही रहा है कि जिसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस कम, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी रेजिस्टेंस ज़्यादा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, फोर्थ है टेम्परेचर। अगर मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अच्छा ओम्स लॉ जो है ना ये मेटल के केस में ही वैलिड होता है, मेटल कंडक्टर के केस में लगाते हैं, मेटल्स में है ना, तो मेटल के लिए पढ़ेगा बस सब कुछ, जो कुछ पढ़ रहे हैं मेटल के लिए पढ़ रहे हैं। अभी इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर, गैसेस में अलग कहानी चलेगी, बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं फॉर मेटल कंडक्टर्स। अगर मान लो बेटा मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हाँ सर टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बताओ इलेक्ट्रॉन के चलने की स्पीड बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहले मान लो यहां से तक चला 1 सेकंड में, पहले यहां से कुछ चला होगा 1 सेकंड में, टक्करों की संख्या 1 सेकंड, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड मान लो 10 थे, अब टेम्परेचर बढ़ा दिया
स्पीड बढ़ गई तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, क्योंकि अब ज़्यादा दूर चले जाएगा, स्पीड बढ़ गई तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड भी बढ़ गए। अगर नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड बढ़ जाएंगे बेटा तो टक्करों की संख्या बढ़ गई, मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो जैसे ही तुमने, अब इसको इस फॉर्मूले से भी देखेंगे अभी तो अपन कंसेप्ट से देख रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाया, तेज भागे तो पहले 1 सेकंड में 10 बार टक्कर हुई थी, अब 1 सेकंड में 40 बार टक्कर हो गई, तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड बढ़ गए। नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड बढ़े तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। इसको इस फॉर्मूले से भी दिखा रहा हूँ। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बढ़ जाएगी। हाँ सर बढ़ गई। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, ये टाइम जो है कम हो जाएगा, मतलब टाउ जो है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज। और अगर टाउ डिक्रीज हो गया, ये टाउ डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, इंक्रीज। इफ टाउ डिक्रीजेस देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो अगर टाउ डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बट अगर आप बात करोगे ना इलेक्ट्रोलाइट की या गैसेस की, तो वहां पर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो आयंस ज़्यादा फ्री हो जाएंगे, तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा, इलेक्ट्रोलाइट, गैसेस, सेमीकंडक्टर्स। बट अभी हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, या एलॉय भी अगर आएंगे ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ यहीं पे तुमसे मैं। अगर एलॉय भी आएंगे तो एलॉय भी तो मेटल से बने सारे कंपोजिशन उनके मिक्सचर, तो एलॉय में भी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। बट इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ एलॉयज इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द मेटल्स। तो इस कारण से हमारे लैब के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब एलॉयज के बनाए जाते हैं। जैसे पोटेंशियोमीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, उसके अंदर वायर जो लगाते हैं वो सब के सब वायर होती है जिसके अंदर, वो आगे अपन डिस्कस भी करेंगे, मीटर ब्रिज पढ़ाऊंगा, पोटेंशियोमीटर पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा। वो सारी की सारी जो वायर्स होती हैं वो सब एलॉयज की, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, नाइक्रोम, इनकी यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब करंट पास होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और मेटल होता तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता, तो आने वाला करंट घट जाता। हमें एक कांस्टेंट करंट पे एक्सपेरिमेंट करना रहेगा। हम चाहते हैं करंट चेंज ना हो, करंट ना घटे, एक कांस्टेंट करंट मिलता रहे, तो हमको मेटल तो चाहिए ही। तो हमने क्या करा, एलॉय बना दिया। अब एलॉय में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी कि जैसे करंट आया, हीट प्रोड्यूस हुई, टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, बट दैट चेंज इट इज़ वेरी 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 लेस विथ रिस्पेक्ट टू द मेटल्स। तो जरा सा चेंज होगा तो लगभग करंट हमेशा कांस्टेंट ही फ्लो करता रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई द वायर्स of electrical instruments in the lab are made up of an alloys, nichrome, constantan or manganese. So their resistance increases very very less with the rise in temperature. But जो connecting wires होती हैं वो हमें अच्छी conducting चाहिए होती हैं, तो वो कंडक्टर की ही बनाते हैं, है ना, और वो इसकी तुलना में सस्ती भी मिलती है हमको, इसलिए उसको हम जो अपने कॉपर की होती हैं वही बनाते हैं, एक कॉपर लेकर के, जिससे हमारा काम आराम से हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो काम मैंने लिखा है टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ा, इलेक्ट्रोलाइट, गैसेज और सेमीकंडक्टर नहीं लिखा मैंने लिखा सिर्फ मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और एलॉयज वाला जो मैंने बोला, इसको अपनी भाषा में अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएं ओम्स लॉ का बिटवीन आई एंड वी, तो वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना देना। बोले इसका स्लोप क्या होगा, भाई इसका स्लोप होगा चेंज इन पोटेंशियल, तो v माइनस जीरो अपॉन आई माइनस जीरो, वी अपॉन आई, तो v अपॉन आई इक्वल टू कितना हो गया, r। स्लोप मतलब होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से मैंने निकाल दिया कि टेन थीटा इट इज इक्वल टू वी अपॉन आई इक्वल टू आर। जैसे क्वेश्चन ये होता, भाई यहाँ पर ये दे देते, आई दे देते, ये वी दे देते, बोलते बताओ ये एंगल 30 डिग्री है, बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा, ऐसा बोल देते। तो आप क्या करते, स्लोप निकाल देते, स्लोप मतलब टेन थीटा निकाल देते, टेन थीटा निकाल देते मतलब 1030 निकाल लेते, 1030 का मतलब हो जाएगा 1/√3 ओम। ऐसा भी कर सकते थे वो लोग, चलाक होते, चलाकी भरा काम भी कर सकते हैं। आई यहाँ दे देते, वी यहाँ दे देते और ये एंगल 30 डिग्री दे देते, तो तुम फिर यहाँ गलती कर सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पर साथ में ही सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो टेन थीटा यानी आई अपॉन वी हुआ, जो कि 1/r होगा। तो यहाँ पर स्लोप बेटा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर स्लोप रेजिस्टेंस नहीं होगा,
डिपेंड करेगा वोल्टेज कौन सी एक्सेस पे दिया है और करंट कौन सी एक्सेस पे दिया है। इस बात पे ध्यान रखना, वोल्टेज यहाँ y पे था, करंट x पे था, यहाँ पर करंट y पे है, वोल्टेज x पे है, तो यहाँ पर जो स्लोप है 1 रेजिस्टेंस, तो आप ऐसा बोल सकते हो 1 रेजिस्टेंस की वैल्यू स्लोप के बराबर, स्लोप मतलब 1030 के बराबर, तो 1 रेजिस्टेंस 1030 मतलब 1/√3, तो इससे हो जाएगा रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू 3 ओम। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, ऐसा भी दे सकते थे कि यहां पर अपने को दे देते करंट, यहां दे देते वोल्टेज, ऐसे दे देते, यहां पर एंगल नहीं देते 0 1 2 3 1 2 3, यहां दे देते 50 100 और 150, ऐसा दे देते, बोलते बताओ स्लोप कितना, रेजिस्टेंस कितना होगा, तो फिर तुम स्लोप निकालते, स्लोप मतलब tan थीटा निकालते, तो tan थीटा, थीटा इसको मानो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 50/1 कर लो या 100/2 कर लो या 150/3 कर लो, तो वो आ जाएगा आपका आंसर इट इज इक्वल टू 50 ओम। और अगर ये उल्टा होता, V यहाँ होता, I यहाँ होता, तो ये 1/R आता, तो R की वैल्यू 1/50 ओम हो जाती। तो जैसा भी क्वेश्चन दे उसके अनुसार अपना दिमाग का इस्तेमाल करके आप ये कर लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और ग्राफ बता दिया मैंने ओम्स लॉ का, और टेम्परेचर वाला बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आप अच्छे से पढ़ते रहें, खूब पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे अपने ड्रीम कॉलेज के पास तुम पहुंचते जाओगे, और अच्छी रैंक के साथ अच्छे कॉलेज में, जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज, उसमें ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगे। हम सब टीचर्स की बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।